जय हिंद दोस्तों। अब इसमें देखेंगे हम लोग 2022 फिजिक्स में जो बीएससीबी बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन था। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन था। 20 का भी हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसको सेक्शन बी के अंतर्गत रखा गया है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जिसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन हो गया 20। मार्क कितना हुआ? एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन बनाना है तो कितना टोटल हो जाएगा? 20 नंबर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल से सॉल्यूशन इसका देखते हैं। और ये फुल्ली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है और ये हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम समय बचने के लिए पहले डिफिनेशन को लिख दिए हैं और एक एक करके डिटेल से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, माध्यम के आवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? माध्यम के आवर्तनांक से क्या समझते हैं? देखिए पहला क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें दिया है इसका जो माध्यम का आवर्तनांक से मतलब पूछ रहा है कि आवर्तनांक आप डिफिनेशन बताइए। ठीक है, दिया है प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात को, अनुपात किसको कहते हैं? मतलब रेशियो, बटा। ठीक है, तो प्रकाश का निर्वात में वेग जितना होगा और माध्यम में प्रकाश का वेग से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? आवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे किसे सूचित करते हैं? म्यू से। देखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आवर्तनांक बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा? आवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? आवर्तनांक बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से डिनोट करते हैं और मीडियम को v से। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है तरंगार्ग, जिसको इंग्लिश में वेव फ्रंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन को लिखिए, क्या है वेव फ्रंट? ये कह रहा है इसमें आंसर, प्रकाश के कण किसी एक समान कला में कंपन करने से प्राप्त बिंदु पथ को वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट एक प्रकार का क्या है? पॉइंट पाथ है, मतलब बिंदु पथ है। कब? जब प्रकाश के कण किसी एक समान कला, मतलब एक समान होना चाहिए, एक समान फेज में आपका कंपन करने लगता है। प्रकाश क्या करता है? कंपन करने लगता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। अब देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं। ये मान के चलिए लाइट का क्या है? सोर्स है। इस जगह ऐसे लाइट क्या हुआ? फैला हुआ है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट बिंदु पर हम शो किए हैं इसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे। ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट हुआ। ठीक है, तो फिगर को भी ध्यान में रखना है। 2 नंबर का है फ्रेंड्स, तो डिटेल से अगर इसको लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा आपका। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जब सिंपल है देखिए इसमें लिखे हैं, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 रंगों में। ये प्रकाश के लाइट को हम क्या करते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं जब श्वेत प्रकाश को, सनलाइट को, तो हम देखते हैं क्या, एक स्क्रीन रख देते हैं, पर्दा रख देते हैं, तो उस पर्दा पर हमको 7 रंग प्राप्त होता है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब इसको आप बोल सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग हो गया, बांटना। देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या हुआ? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सिंपल है, क्या था? सिंपल है, श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो स्क्रीन पर हमको 7 रंग प्राप्त होता है जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? देखिए जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई मिहीन वस्तु जैसे धूलकण इत्यादि आ जाता है तो प्रकाश किनारे मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप लोग तो ये प्रैक्टिकल वे में भी देखे होंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं? सिंपल है,
जैसे कि मान के चलिए घर में देखे होंगे कभी कि प्रकाश एक छोटा सा छिद्र से होकर अगर गुजरता है तो उसमें बहुत सारा धूलकण सब रहता है, जिसके कारण प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन, मतलब डिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन। फोर्थ का आंसर हो गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना आसान से आप समझ रहे हैं। अब देखिए 5 नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप क्या समझते हैं। सिंपल है, जब देखिए लिखे हैं, जब तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, मतलब क्या, परपेंडिकुलर गमन करती है, तब इस प्रकार के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सिंपल है, तरंग जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में लंबवत गमन करता है, तो इसको हम क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। मान के चलिए ये आपका ये जो है आपका, इसको चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इसका ग्राफ जो है ये देख रहे हैं, ये कैसा गमन कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है। ये 90 डिग्री कोण पर इधर भी कर रहा है, किस में, परपेंडिकुलर में। तो हम देख रहे हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग परपेंडिकुलर रूप में गमन कर रहा है, लंबवत। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर, लॉरेंट्ज बल क्या है। ठीक है, इसमें है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए सिंपल है, कोई आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण मतलब चार्ज किया हुआ पार्टिकल गमन करता है, तो उस आवेशित कण पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल जो है उस पर एक फोर्स का क्या होता है, फोर्स फील करता है। तो इसी बल को हम क्या कहेंगे, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल कहेंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा व्यंजक को देख लेते हैं। ठीक है, यह बल विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो F बराबर फोर्स बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ये मान के चलिए इसका है, एक बगल मैग्नेटिक फोर्स एक बगल इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया F। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आपको पढ़ाए हैं फ्रेंड्स, पढ़ाए हैं, क्या होता है, E बराबर आप पढ़े होंगे F/Q। तो वहाँ से F बराबर डायरेक्ट निकल गया Q इंटू E। ये आपका डेफिनेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से आया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिज्म से आया, BQ भी होता है इसके बराबर। अब दोनों को क्या किए हम, ऐड कर दिए इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ से देखिए Q दोनों में है, इसको कॉमन ले लिए, यहाँ पर E प्लस BB। देख रहे हैं कितना आसानी से समझ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। अब देखिए 7th नंबर है प्रॉब्लम, चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। क्या है, चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, देखिए इसका आंसर दिया है, ध्रुवीय प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ और चुंबक की लंबाई के गुणनफल को, मतलब पोल स्ट्रेंथ और चुंबक का जो टोटल लंबाई होगा वो दोनों को गुना करेंगे, हमको मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त होगा। मान के चलिए क्या है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। अब एक पोल है, इसका हो गया नॉर्थ, एक पोल हो गया साउथ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इधर देखिए तो यहाँ पर है कि पोल स्ट्रेंथ दिया है, तो इधर m है, उसके बाद इधर -m है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ गुना लेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ हो गया m, लेंथ इसका क्या है, टोटल देख रहे हैं क्या है, 2L है। तो जब इस सबको गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2ml। अब देखिए 2ml है, यहाँ पर L तो पहले से है, 2m को 2 भी पहले से, m बराबर होता है I इंटू L। क्या होता है, I इंटू L। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 2I इंटू L स्क्वायर। ये फ्रेंड्स जैसे मैग्नेटिक मोमेंट है वैसे डायपोल मोमेंट है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर आपका पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ था, वहाँ चार्ज इंटू लेंथ था। बस सिंपल है। ठीक है, बस सिंपल मन से पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, दिया है नमन कोण की परिभाषा लिखे। देखिए सिंपल है इसका डेफिनेशन, देखिए बुक में खोजिएगा तो बहुत जगह अलग अलग चीज़ में दिया गया है। इसको सिंपल वे में ये इतना ही लिखना है, वह कोण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज क्षेत्र के बीच बनता है। परिणामी क्या हो गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और क्षैतिज क्षेत्र, क्षैतिज क्षेत्र हो गया।
के बीच बनता है उसे क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर है, चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। अक्षीय स्थिति से आप, देखिए दिया है चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंड ऑन पोजीशन ऑफ ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट का आपका इंड ऑन पोजीशन से आप क्या समझते हैं। इसको देखिए लिखे हैं सिंपल, जब कोई बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कोई बिंदु है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है, बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष मतलब क्या, इंक्रीज किया गया मैग्नेटिक एक्सिस पर होता है, तो उस चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। वो चुंबक को कैसा कहा जाता है, वो चुंबक जो है अक्षीय स्थिति में है, इंड ऑन पोजीशन मैग्नेट है। सिंपल है, कोई पॉइंट है मान के चलिए, कोई पॉइंट है वहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, और बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर होता है। ये कहाँ पर होता है, इंक्रीज किया गया मैग्नेटिक एक्सिस पर होता है। तो उस चुंबक, वो जो चुंबक है ये पॉइंट का, उस चुंबक को कैसा माना जाता है कि वो इंड ऑन पोजीशन है। बस सिंपल है, इसका डेफिनेशन इतना लिख दीजिएगा पर्याप्त है। ठीक है, अब 10th नंबर है, विद्युत विभव की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, या क्या होगा, इसको सिंपल है कि लिखेंगे राइट द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका इंग्लिश हो गया। अब देखिए इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे, कोई भी इकाई धन आवेश को अनंत से उस पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसका 2 डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, समझे। इसका एक डेफिनेशन होता है V बराबर W/Q। क्या होता है, W/Q मतलब पर यूनिट चार्ज पर कोई वस्तु द्वारा किया गया कार्य को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, लेकिन सटीक डेफिनेशन ये आप लिखिएगा तो बेटर रहेगा। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका व्यंजक का डिटेल हम मतलब वीडियो बनाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिएगा वहाँ से। इसका डायरेक्ट वैल्यू आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर 1/4πε0 × Q/R। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे में है 11th नंबर। 11th नंबर कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं SI मात्रक लिखे। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फाइंड आउट द यूनिट ऑफ SI। ठीक है, कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का डिफिनेशन लिखिए और इसका यूनिट बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का सिंपल है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली कुल, देखिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। सिंपल है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में स्थित किसी तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल की रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे कैसे सूचित करते हैं, φ। इसका SI मात्रक वेबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वेबर होता है। तो φ बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। अब देखिए आगे हम देखते हैं 12th नंबर प्रॉब्लम है। कह रहा है नोट और गेट को का ट्रूथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन लिखें। ये फ्रेंड्स गेट चैप्टर में है, सेमीकंडक्टर सब पढ़िएगा तो उसमें आएगा आगे चैप्टर में। तो ये गेट का प्रॉब्लम है। इसमें 3 टाइप का बेसिक गेट होता है, एंड, नोट और एंड नोट। ये 3 को हम फिर बनाते हैं अगला 2, एंड नंड गेट और नोर गेट। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है हमको नोट और गेट के लिए आप ट्रूथ टेबल बुलियन एक्सप्रेशन देखिए। नोट गेट का सिंबल ये होता है फ्रेंड्स, ऐसे त्रिभुज आकार का दे दिए, इधर रिजल्टेंट में y हो गया, इधर a हो गया। ठीक है, और गेट का सिंबल ये है फ्रेंड्स, इधर y इधर दो आ जाएगा a b। ठीक है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है a पर बार, a पर ऐसे पावर के टर्म में समझिए, a पर डेज दे दिए बराबर y। ठीक है, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन a + b बराबर y। ठीक है, इसका मतलब हुआ a नॉट इक्वल टू y, a नॉट इक्वल टू
वाई। आप लोग इसका डिटेल से पढ़े होंगे जब क्लास में आप लोगों को पढ़ाई हुआ होगा, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल देखिए, वाई का ये बाइनरी और बाइनरी सिस्टम पर काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये गेट। तो यहाँ पर देखिए वाई का मान अगर 1 रखेंगे, इसका मतलब हुआ अगर स्विच को ऑन करेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, ऑफ, जस्ट अपोजिट होगा। और अगर हम स्विच को क्या किए, ऑन किए, तो रिजल्टेंट हमको ऑफ प्राप्त होगा। ट्रुथ टेबल देखिए ए बी वाई दिया, अगर ऑफ ऑफ रहेगा तब तो ऑफ होगा, एक ऑफ रहेगा ऑन रहेगा, दूसरा ऑफ रहेगा तो फिर भी ऑन रहेगा, एक ऑफ रहेगा दूसरा ऑन रहेगा फिर भी ऑन रहेगा, दोनों ऑन रहेगा तब तो बात ही नहीं करना है, दोनों ऑन रहेगा तो ऑन होगा, ठीक है। अगला नंबर 30 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन, और ये इसका हो गया ट्रुथ टेबल, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये ट्रुथ टेबल हो गया। अब आगे देखते हैं हम 30 नंबर प्रॉब्लम। 30 नंबर कह रहा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार आवेश एक संरक्षित राशि है, क्या है, संरक्षित राशि है, कंजर्वेटिव क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। सिंपल है, इसको इस रूप में समझना है, आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, इसे न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, और इसे ही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहा जा सकता है। बस सिंपल है। देखिए 14 नंबर कह रहा है आभासी नमन एप्रेन डीप से आप क्या समझते हैं, एप्रेन डीप से आप क्या समझते हैं। दिया है बेड फ्लोर, संसतरा तल तथा उसे काटने वाले। देखिए फ्रेंड्स इसका सिंपल है, डिफिनेशन ही लिखना है आपको। दिया है काल्पनिक क्षैतिज चल के मध्य का वह कोण जो नमन की वास्तविक दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में निर्मित होता है। सिंपल है, ये जो कोण, देखिए इसका आंसर जो होगा बेड फ्लोर और उसको काटने वाला काल्पनिक क्षैतिज तल के मध्य का एक प्रकार का कोण होगा जो नमन की वास्तविक दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में निर्मित होता है। उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसको कहेंगे आभासी नमन, आभासी नमन, एपरेंट डिप्ट। अब देखिए आगे हम देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात क्या है। धारितीय प्रतिघात शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। सिंपल इसका काम है क्या, धारितीय प्रतिघात जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा करंट को कंट्रोल करने का काम करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स XC बराबर 1/WC, इतना लिखिएगा पर्याप्त है। 2 नंबर का है फ्रेंड्स। अब देखिए 16 नंबर है प्रॉब्लम, क्वेश्चन है नारंगी और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा। ये कलर नेम दे दिए हैं ऑरेंज, नारंगी हो गया ऑरेंज, इसका कलर कोड 3 होता है और येलो का कलर कोड 4 होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर है विभव मापी का 2 उपयोग। व्हाट इज 2 यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला है विद्युत परिपथ का विभव मापने में, ये तो सिंपल है, क्या मापने में, विभव मापने में। दूसरा है सेल का विभव मापने में, दोनों का काम है विभव मापने में, एक विद्युत परिपथ का और एक बैटरी का, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर का यूज। अब 18 नंबर है प्रॉब्लम, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के संयोजन से आप क्या समझते हैं। ये पूछ दिया सिंपल कि प्रतिरोध के समांतर क्रम से आप क्या समझते हैं। इसमें सिंपल डेफिनेशन लिखना है, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, कितना, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं कि ताकि प्रत्येक प्रतिरोध से पास होने वाली धारा अलग अलग हो, तब उसको कैसा क्रम बोल देंगे, समांतर क्रम। सिंपल है कि वैसा हो गया ये समांतर क्रम जिसमें कि प्रत्येक
परिपथ से आपका प्रत्येक रेसिस्टेंस से अलग अलग धारा पास होगा, ठीक है, लेकिन उसमें विभव का मान क्या होगा, प्रत्येक जगह समान होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन। देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर के बाद इसका हम थोड़ा सा व्यंजक को देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर का है लेकिन थोड़ा सा लिख देने पर आपका स्पष्ट हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। इसमें सिंपल कुछ नहीं कहना है, पूछ रहा है आपको रेसिस्टेंस के समांतर क्रम से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल लिखना, जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं, प्रत्येक से होकर करंट अलग अलग क्या होता है, प्रवाहित होता है। उसके बाद इसमें पोटेंशियल, प्रत्येक जगह विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है, पोटेंशियल भी, ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम कहते हैं। हम क्या किए, एक सेल को ले लिए, एक स्विच ले लिए ऑन ऑफ करने के लिए। इससे क्या हुआ, जब करंट पास हुआ तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 पार्ट में करंट बढ़ गया, I1, I2, I3, जिसमें कि पहला करंट के लिए रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, R3, लेकिन प्रत्येक से क्या है, समान विभव पोटेंशियल हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट करंट I इस प्रकार रोटेशन सर्किट में चलते रहता है। तो यहाँ पर देखिए I1 करंट का मान कितना होगा, आप तो जानते हैं ओम्स के लॉ से, मतलब ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पर देखिए V पोटेंशियल तो सबके लिए सेम लिया गया है, लेकिन रेसिस्टेंस का मान सबके लिए अलग अलग है। तो V/R1 हो गया, I2 का मान V/R2 हो गया, I3 का मान V/R3 हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल था, डिफरेंट करंट अलग अलग के लिए, मतलब सर्किट के लिए आपका करंट क्या है, तीनों के लिए अलग अलग, लेकिन पोटेंशियल क्या है, सेम है। देख रहे हैं, ये 2 ठो मेन कॉन्सेप्ट था, V बराबर IR, I बराबर V/R, वही हम इसको इस टर्म में। अब देखिए क्या किए, हम रिजल्टेंट करंट को प्राप्त करने के लिए तीनों करंट को हम ऐड कर दिए। I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान देख लीजिए V/R, यहाँ से लिख दिए। I1 का मान क्या हो गया, I1 का मान हो गया V/R1, I2 का मान V/R2, I3 का मान V/R3। तो I बराबर V/R दे दिए, फिर यहाँ आप देखिए तीनों में V है, कॉमन ले लिए, V भी कट गया, I/R बराबर हो गया I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/3। ये इसका रिजल्टेंट फार्मूला निकल गया, किसका, जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस आपस में समांतर क्रम में रहेगा तो उसका रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरणों के 2 गुण को लिखें। अल्फा किरणों के 2 गुण को लिखें, मतलब अल्फा जो किरण होता है, अल्फा रे होता है, उसका कह रहा है 2 प्रॉपर्टीज को लिखें। पहला प्रॉपर्टीज है, देखिए अल्फा किरणों पर 2 इकाई धनावेश होता है। किसमें, इसमें 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ही कम होती है। इसका 2 प्रॉपर्टीज ये हुआ, पहला हो गया अल्फा किरणों पर 2 इकाई धनावेश, दूसरा इसमें भेदन, मतलब जो इसका जो भेदने का क्षमता है तो इसमें क्या रहता है, इसका बहुत कम रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, द्विधारी अंक पद्धति को समझाइए। व्हाट इज या एक्सप्लेन बाइनरी नंबर सिस्टम, या व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर से आप क्या समझते हैं, सिंपल वे में इसको समझने के लिए देखिए, वह पद्धति जिसका आधार क्या हो, 2 हो, जैसा बाइनरी नाम से ही मतलब है, बाइनरी मतलब क्या, 2, बाय मतलब 2, उसके बाद आधार क्या हो, 2 हो, लेकिन इसमें अंकों की संख्या भी क्या हो, 2 ही हो, आधार भी 2, अंक भी 2, जब भी यूज होगा 1 और 0 का ही यूज होगा, इसे ही बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी अंक पद्धति कहते हैं। बेस इसका 2 हो गया, नंबर ऑफ डिजिट 2, तो 0 ओवर 1। देख रहे हैं कितना आसानी से 20 क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, आशा करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इसको शेयर कीजिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो और इस प्रकार का सारा क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर अभी तक 2022 तक एक एक क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है उसको हम इस ढंग से आपको प्रोवाइड करा सके। आप कमेंट में लिखिए हमको, आगे हम अलग अलग, जैसे कि इस बार हम 2022 का बनाए, फिर 2021 का, 2020 का, इस ढंग से बनाते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आइए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन एक एक करके हल देखते हैं। ठीक है, 2022 फिजिक्स में जो पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा उसका सॉल्यूशन करते हैं। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन होगा जो कि हम टोटल का सॉल्यूशन करवाएंगे। उसमें से एग्जाम में जो आपको जवाब देना था किन्हीं 3, मतलब 6 में से ओनली 3 का, जो 5 मार्क्स का होता, तो टोटल कितना हो गया 15 नंबर। ठीक है, 21 नंबर देखिए इसमें कह रहा था, क्वेश्चन में जो था, संपर्क में रखे 2 लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। संपर्क क्या हुआ, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में 2 लेंस रहने पर उसका जो इक्विवेलेंट फोकस डिस्टेंस है उसका एक्सप्रेशन मांग रहा है फ्रेंड्स। तो उसका एक्सप्रेशन किस ढंग से निकालेंगे इसको हम देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम क्या किए हैं, 2 लेंस लिए हैं जो इक्विवेलेंट है आपस में, मतलब बराबर है। ठीक है, तो एक लेंस हो गया आपका L1, एक लेंस हो गया L2। ठीक है, और यहाँ पर इसका फोकस दूरी क्या हो गया F1 और इसका फोकस दूरी F2। एक ऑब्जेक्ट लिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट से लेंस का दूरी जो है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लेंस 1 के लिए इसका इमेज डिस्टेंस I1 है, और लेंस 2 जो है इसका इमेज डिस्टेंस कितना है, V है। क्या है, V है। और इमेज डिस्टेंस I1 तक का इसका जो है कितना है यहाँ पर V1 है। कितना है, V1 है। अब देखिए वही चीज़ हम लिखे हैं, माना कि 2 लेंस 1 और 2 लिए हैं। जो पहला लेंस क्या हो गया 1, दूसरा लेंस 2 हो गया, जो आपस में क्या है इक्विवेलेंट, बराबर है। लेंस 1 के लिए फोकल लेंथ क्या है F1 और लेंस 2 के लिए फोकल लेंथ F2 है। U वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी। अब ये फिगर को थोड़ा समझाते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट है, इसका जो क्या रे जाएगा फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हो गया, आप तो जानते हैं कि ये जो है कन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है, तो इसमें जो है इन्वर्जिंग होता है। क्या होता है, इन्वर्जिंग, जो रे का इन्वर्ज होता है। अब देखिए रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बेंड कर जाएगा, मुड़ गया। फिर क्या हो फ्रेंड्स, इसका तो एक वर्चुअल में इमेज इस ढंग से आएगा, लेकिन इस दूसरा लेंस के कारण फिर इसका रे क्या होगा, इन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस इन्वर्जिंग लेंस है। तो रे जो है बेंड कर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहाँ पर इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट लेंस के लिए आपका इमेज डिस्टेंस I1 दिया और सेकेंड डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस V दिया। ठीक है, अब आगे हम इसका देखते हैं, वही चीज़ हम लैंग्वेज में ऊपर में लिखे हैं सब। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे समझे बस उसको क्या किए, लिख दिए। अब देखिए 4 लेंस फर्स्ट, क्या लिखेंगे, 4 लेंस फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 4 लेंस फर्स्ट में लेंस फार्मूला से हम जाएंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो अब देखिए 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो है फर्स्ट लेंस के लिए क्या लिया गया, देखिए V1, ये फर्स्ट लेंस के लिए, तो इमेज डिस्टेंस V1 माइनस, तो फार्मूला से है 1/u, u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो दे दिए, बराबर 1/f। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए सेकेंड लेंस के लिए क्या है फ्रेंड्स, इमेज डिस्टेंस तो आप तो जानते हैं, ये जो सेकेंड लेंस है, अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड लेंस है इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, V है, और इमेज डिस्टेंस तो V हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसमें फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं V1, ये सेकेंड लेंस के लिए ये किस ढंग से बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रूप में बिहेव करेगा। तो इस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 1/v1 बराबर 1/f2, क्योंकि ये सेकेंड लेंस के लिए, तो इसका फोकल लेंथ क्या है, f2 है, तो f2 दे दिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या किए, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दिए बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। तो 1/v1 माइनस 1/u प्लस LHS को एक बगल ऐड कर लिए, प्लस 1/v माइनस 1/v1 बराबर इधर वाला 1/f1 प्लस 1/f2, इसको कर। अब देखिए ये दोनों सेम है, प्लस है इधर माइनस है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब इधर देखिए फ्रेंड्स,
तो ये चीज़ हम यहाँ से लिख दिए इसको 1/f1 प्लस 1/f2। बाय लेंस फार्मूला से आप जानते हैं इतना बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1/f। 1/f बराबर क्या हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। यही दोस्त निकला आपका, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये व्यंजक है फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। इसमें कहता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित करें, मतलब एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज। इसमें बोल रहा है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आप एक्सप्रेशन निकाले, व्यंजक निकाले, किस प्रकार प्रिज्म का फ्रिंज का चौड़ाई निकाला जाता है उसके बारे में बताइए। तो इसमें क्या किए हैं फ्रेंड्स, हम क्या किए, एक स्क्रीन लिए हैं, एक स्क्रीन पर्दा ले लिए हैं, ठीक है, इधर क्या ले लिए, स्लिट ले लिए, ठीक है, XY एक स्क्रीन ले लिए, इधर स्लिट ले लिए, S1 S2, इसके मिडिल में एक डिस्टेंस M ले लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में अब देखिए क्या किए हैं इससे थोड़ा लैंग्वेज से और स्पष्ट हो जाएगा। माना कि XY एक स्क्रीन है, XY क्या है, स्क्रीन है, S1 और S2 से समान दूरी एक बिंदु M है, S1 और S2 के बीच में मिडिल में एक क्या है, एक बिंदु M है, ठीक है, S1 और S2 के बीच की दूरी D है। ये दूरी जो फ्रेंड्स देख रहे हैं स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच की दूरी ये क्या है, D है। पर्दा और पट्टी के बीच की दूरी कैपिटल D है। पर्दा स्लिट मतलब क्या हो गया, पट्टी, और स्क्रीन मतलब पर्दा, ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है, कैपिटल D। अब देखिए दिया है जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है, जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो उस अवस्था में ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनता है। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश का इंटरफेरेंस होता है तो उस कंडीशन में फ्रिंज बनता है, एक होता है ब्राइट फ्रिंज, दूसरा होता है डार्क फ्रिंज। आगे इसका डिटेल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, वो लैम्डा है, और फ्रिंज की संख्या क्या है, n है। x फ्रिंज का विड्थ है। x क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो आपका x देख रहे हैं यहाँ P से O के बीच में डिस्टेंस, ये P से O के बीच में डिस्टेंस, ये x, ये फ्रिंज का क्या है, विड्थ है। यहाँ तक समझ लिए, कुछ नहीं है, एक स्क्रीन लेंगे, पर्दा और एक पट्टी लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच में एक मिडिल बिंदु पॉइंट लेंगे, M है। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है, स्मॉल d है। जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है मतलब इंटरफेरेंस होता है, तो उस अवस्था में ब्राइट श्वेत फ्रिंज और डार्क या दीप्त फ्रिंज बोल सकते हैं, या अदीप्त फ्रिंज बनता है। और उस कंडीशन में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, फ्रिंज की संख्या n है, x जो है फ्रिंज का क्या है, विड्थ है। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, यहाँ से फ्रेंड्स P और O के बीच का डिस्टेंस हम लिए हैं x, क्या लिए हैं, x, इसको फ्रिंज का विड्थ बोला जाता है, चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कि ये तो मिडिल पॉइंट पर D है, इसको जब दो पार्ट में हम बांटेंगे, d/2 ये भी होगा, d/2 ये भी होगा। जब ये d/2 होगा तो ये भी d/2 होगा, और ये d/2 तो ये भी d/2। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d/2 है, तो ये डिस्टेंस P से Q तक का डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस को घटा देंगे, ये निकल जाएगा, तो वही चीज़ निकालें, x - d/2, P से Q तक का डिस्टेंस पता चल गया। अब फ्रेंड्स हमको P से R तक का डिस्टेंस पता करना है, तो सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक तो x है ही, ये d/2 अगर 8 कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। ये था थोड़ा बहुत, इसको गौर से वीडियो को देखिएगा, आपको और स्पष्ट में समझ में आएगा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल S1PQ पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए S1PQ से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं फ्रेंड्स, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखिए हम यहाँ पर S1P का होल स्क्वायर, S1 ये क्या है, S1P ये कर्ण है फ्रेंड्स,
कर्ण है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर कर दिए। आधार, आधार क्या हुआ ये फ्रेंड्स, क्या हो गया, आधार हो गया S1Q, और ये क्या हो गया PQ, ये लंब हो गया। तो इस प्रकार S1Q का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर कर दिए। अब S1P का होल स्क्वायर, S1Q देखिए, S1Q का डिस्टेंस देखिए, ये तो दूरी सब जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएगा D, तो यहाँ पर हम लिख दिए D का स्क्वायर। अब देखिए PQ, PQ निकालें फ्रेंड्स, x माइनस डी बाई टू, तो x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसको मान लिए क्वेश्चन 1। अब देखिए सिमिलर, सिमिलर चलना है। अब सिमिलर, सिमिलर इन ट्रायंगल S2PR, S2PR, अब फिगर से जाएंगे, फिगर मेन है इसमें, S2PR देख रहे हैं, इतना बड़ा ट्रायंगल आ रहा है, लेकिन ये भी क्या है, संपूर्ण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आप देख रहे हैं एक कोण क्या है 90 डिग्री है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सेम। ये आपका कर्ण हो जाएगा S2P, ये आपका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो S2P क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख देंगे S2R का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। कुछ नहीं किए, क्या किए, सिंपल है, कर्ण स्क्वायर S2P का होल स्क्वायर बराबर S2R का स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। वही चीज़ किए, S2P का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर देखिए S2R, S2R, S2R का डिस्टेंस क्या है, D है, ये क्या है, D है, तो D का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PR का स्क्वायर। अभी देखिए PR हम लोग निकाले हैं, P कहाँ है, देखिए PR यहाँ पर है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कर दिए, इसको मान लिए इक्वेशन 2। क्या मान लिए फ्रेंड्स, इक्वेशन 2। अब आगे देखते हैं, देखिए समीकरण 2 में एक को घटाने पर, समीकरण 2 में एक को हम घटाएंगे। अब समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 देखिए फ्रेंड्स है, इसमें S2P का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए S1 में S1P का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। जब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो LHS एक बगल घटेगा और RHS एक बगल घटेगा। तो अब देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं। समीकरण 2 में था S2P LHS में। अब देखिए इसका होल स्क्वायर माइनस समीकरण 1 में था S1P का होल स्क्वायर, इसको घटा दिए। अब इतना बराबर फ्रेंड्स इतना निकला था S2P का होल स्क्वायर में x प्लस डी का होल स्क्वायर, उसके बाद आया था इसमें, इसको घटा दिए x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पीछे जो इक्वेशन हम निकाले हैं, बस 2 में क्या करना है, 1 को घटा देना है, ठीक, और तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स एक टर्म था डी स्क्वायर, जो कि डी स्क्वायर देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर था, ये डी स्क्वायर जो 2 में 1 को घटाएंगे तो डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, काहे एक में से दूसरे को घटाएंगे मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस ये टर्म में ये टर्म क्या हो गया, घट जाएगा। तो यहाँ पर से वो इक्वेशन को क्या किए, हम घटा दिए। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर S2P है, बी के जगह पर S1P है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। कहाँ से आया, फार्मूला से, इसीलिए फार्मूला अलजेब्रा के याद होना चाहिए। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठाएंगे, ए स्क्वायर, ए के जगह पर x, बी के जगह पर d बाई टू है तो d बाई टू का होल स्क्वायर कीजिएगा तो डी स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 ए के जगह पर x, ए के जगह पर x छूट गया फ्रेंड्स, तो ओह x यही है, ये जो आप x देख रहे हैं, ठीक है, ये x इंटू डी बाई टू आ गया, माइनस माइनस दे दिए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ऑलरेडी माइनस चिन्ह है तो इसमें तो माइनस हो गया, फिर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह हो गया तो b के जगह पर डी स्क्वायर बाय 4 हो गया, माइनस 2ab माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 2x डी बाय 2। ये सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में, ये दोनों को कैंसिल कर दिए, ये प्लस में डी स्क्वायर बाय 4 है, ये माइनस में डी स्क्वायर 4 है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए h2p प्लस s1p इंटू h2p माइनस s1p, ये उतार दिए, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2x डी बाई 2 प्लस 2x डी बाई 2 क्या हो जाएगा 2x डी बाई, ये बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं होगा कैसे आया। देखिए 2x डी बाई 2 है, ये हो गया कितना 2x डी बाई 2, ये दोनों को आपको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 दूनी, अब देखिए ये 2 ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, एक्स डी प्लस एक्स डी क्या हो जाएगा 2x डी हुआ। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2x डी हो गया, तो यहाँ पर h2p माइनस s1p बराबर लिख सकते हैं 2xd। इसको क्या था, गुना में था, इसको हम क्या किए बटा में कर दिए, h2p प्लस s1p, इसको मान लिए इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक आशा करते हैं फ्रेंड्स प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है बिंदु पॉइंट P जो है O के अत्यंत निकट है, तो उस कंडीशन में जो है h2p लगभग s1p के बराबर होगा, जो कि d के बराबर होगा। अब इक्वेशन में चलते हैं फ्रेंड्स, इसका जो फिगर है उसको देखते हैं। जैसे कि कह रहा है ये P जो है लगभग O के अत्यंत निकट आने पर ये s1p जो हुआ h2p2 इक्वल होगा किसके बराबर, d के बराबर होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखे फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में s1 और s2 क्या हो जाएगा, m के निकट हो जाएगा। तो h2p माइनस s1p का, इसी को तो दोस्तों पाथ डिफरेंस कहा जाता है, 2xd बटा 2d हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो इक्वेशन 3 से देखिए h2p प्लस s1p दिया है नीचे में, ये दोनों इक्वल है किसके, d के, तो इसके जगह पर भी d प्लस d 2d हो जाएगा, तो 2 कैंसिल xd बाय कैपिटल D आ जाएगा। तो ये पाथ डिफरेंस का क्या निकला, जनरल फार्मूला निकला। अब आगे देखते हैं केस 1। केस 1 कहता है फॉर दीप्त फ्रिंज, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए कि एक जनरल फार्मूला हम लोग के पास आ चुका है फॉर दीप्त फ्रिज, ब्राइट फ्रिज जिसको कहते हैं। तो दीप्त फ्रिज में, ब्राइट फ्रिज में क्या होता है, इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। फॉर दीप्त फ्रिंज पाथ डिफरेंस जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए n लेमडा बाय n लेमडा होता है। इक्वेशन 5 हो गया। फ्रॉम 4 एंड 5, इक्वेशन 4 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 4, उसके बाद 5 इक्वेशन यहाँ है। फ्रॉम 4 एंड 5 से दोनों तो पाथ डिफरेंस है, दोनों को आप इक्वल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी बराबर एन लेमडा, एक्स बराबर क्या हो गया एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी, वेयर एन क्या है 0 1 2 3 नंबर ऑफ फ्रिज में, फ्रिज है। अब देखिए कि फॉर nth फ्रिज में, nth फ्रिज के लिए लेते हैं तो एक्स एन बराबर एन लेमडा, उसमें एन से गुना कर दिए तो एन लेमडा डी बाई डी हो गया स्मॉल डी। फॉर n प्लस 1th फ्रिज में, मतलब nवां फ्रिज के लिए लेते हैं तो एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी आ गया। लेकिन n प्लस 1 डी के लिए लेते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 कर दीजिए लेमडा डी। नो द स्पेस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का स्पेस, अर्थात ब्राइट फ्रिंज का विड्थ को हम लेते हैं एक्स बी, मतलब ब्राइट फ्रिंज का विड्थ। अब एक्स एन प्लस 1, एनमा प्लस 1, अगला फ्रिंज से इसका अगर घटा देंगे तो दोनों का पाथ डिफरेंस, ये जो इसका स्पेस है वो निकल जाएगा। तो एक्स बी बराबर हो गया एन प्लस 1 लेमडा डी डी, फिर इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके, देखिए एक्स एन का भी है, एक्स एन प्लस 1 का, दोनों को घटा देंगे तो एक्स बी बराबर लेमडा डी बाय डी। ये क्या निकला, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकल गया। अब देखिए
डार्क फ्रिंज के लिए उसी प्रकार निकालेंगे। केस 2 देखिए, उदित फ्रिंज मतलब फॉर डार्क फ्रिंज। इस कंडीशन में इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होता है। पाथ डिफरेंस जो है डार्क फ्रिंज का के केस में 2n+1 λ/2 होता है। इसको इक्वेशन 6 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 से हम पाते हैं, कंपेयर करते हैं तो जनरल फार्मूला तो पाथ डिफरेंस का ये आया xt/d, फिर इसका डार्क फ्रिंज के लिए तो लिए थे ये x का मान यहाँ से निकल 4 nth फ्रिंज, n जहाँ n तो ऑलरेडी है ही, उसी प्रकार n+1 के लिए मान इसको सॉल्यूशन किए। किस प्रकार, जहाँ n है वहाँ n+1 रख दिए, इतना आया। उसके बाद स्पेस बिटवीन 2 डार्क लाइन अर्थात डार्क फ्रिंज के बीच का चौड़ाई, तो xd बराबर क्या हो गया xn+1 माइनस xn। तो उसी प्रकार xn+1 देखिए कितना निकला है, इतना निकला है। अब इसमें से करेंगे क्या, xn को घटा देंगे, तो xn को यहाँ घटा देते हैं। तो xn का मान देखिए, xn का मान यहाँ निकला है 2n+1/2 स्मॉल d लैम्डा इंटू कैपिटल D। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों का मान घटाने पर xd जो है लैम्डा d कैपिटल D/2d इंटू 2 कैंसिल हो गया। तो xd का मान जो आया लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये क्या निकला, ये निकला स्पेस अर्थात डार्क फ्रिंज का विड्थ निकला। तो हम क्या देख रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, दोनों का लैम्डा d बाय स्मॉल d निकला। तो उस कंडीशन में हम लिख देंगे अतः xb बराबर xd, अर्थात क्या, जो चौड़ाई ब्राइट फ्रिंज के केस में होगा वही चौड़ाई किसके डार्क फ्रिंज के केस में भी होगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर की बनावट, क्रिया और उपयोगों को समझाइए। ट्रांसफार्मर के बारे में बताने बोल रहा है, इसका बनावट किस प्रकार होता है, इसका क्या काम है और क्या उपयोग है, इनके बारे में बताइए। तो डेफिनेशन सर्वप्रथम जानना चाहिए हमको। डेफिनेशन में हम लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है। कैसा है, स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर है। स्थिर मतलब कि उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, जो निम्न विभव को उच्च विभव और उच्च विभव को निम्न विभव में चेंज करता है। अर्थात क्या, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। और एक कंडीशन है, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए, फ्रीक्वेंसी कोई भी हालत में चेंज फ्रेंड्स नहीं होगा। तो इस प्रकार के डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा, तमाम डेफिनेशन सही है, लेकिन ये इसका ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल में सिद्धांत किस प्रकार काम ट्रांसफार्मर करता है उसके बारे में बताता है। ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग कॉइल लगा रहता है, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न करता है। मतलब दो कॉइल रहता है, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या करता है, करेंट उत्पन्न करता है, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बल एक कुंडली से दूसरे कुंडली में उत्पन्न होता है। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, अगर एक कुंडली में प्रभावित होता है तो उसके मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं प्रेरण के कारण दूसरे कुंडली में भी उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। इस अवस्था को ट्रांसफार्मर परस्पर प्रेरण की घटना पर काम करता है। इस अवस्था में ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन जिसको बोलते हैं, स्वप्रेरण की घटना पर काम करता है। ये इसका था। अब थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, ये इसका फिगर ये देखते हैं, वर्किंग डायग्राम इसका किस ढंग से होता है। ये फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर आकार का, ठीक है, ये क्या है, कोर है। और ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ये इनपुट हुआ फ्रेंड्स, ये आउटपुट हुआ। IP मतलब हुआ प्राइमरी करंट और IS मतलब सेकेंडरी करंट। EP मतलब हुआ प्राइमरी EMF। NP मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ES हो गया वही EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ये इसका वर्किंग डायग्राम था। आगे इसका हम थोड़ा देखते हैं। अब फ्रेंड्स आगे इसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर, अभी जो वर्किंग डायग्राम देखे उसी के बारे में थोड़ा लिखेंगे। ट्रांसफार्मर में लोहा का पतला पतला प्लेट होता है, जिसके ऊपर तांबा का कुंडली के रूप में लपेट दिया जाता है। तांबा का तार को कुंडली के रूप में
क्या किया जाता है, लपेट जाता है। प्रारंभिक अवस्था में बने हुए कुंडली को प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी अवस्था में बने हुए कॉइल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो ये वर्किंग डायग्राम का कुछ बातें थी जिसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है, चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली में लपेटनों की संख्या का समानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करते हैं एन से। ये क्या है, ये आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती से बराबर में जाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम के कहते हैं, के वेयर के इज कांस्टेंट, के का मान 1 रखने पर फाई इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें जितना बनता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब लोग डिफ्रेंशिएशन 12th में पढ़ चुके होंगे, मैथ में है, कैलकुलस में। तो डी फाई बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एन बाय डी टी। और फ्रेंड्स नंबर ऑफ टर्न को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको ईएमएफ देता है फॉर बोथ कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल बटा प्राइमरी कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बटा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब देखिए ई एस बाई ई पी डी एन एस, इसको जब ऊपर नीचा करेंगे तब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब देखिए डी एन एस मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ चेंज इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल माइनस N1। तो यहाँ पर सेकेंडरी में एज प्राइमरी में 0, नंबर ऑफ चेंज कर रहा है प्राइमरी में N2 माइनस N1, यहाँ पर N2 के जगह पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल माइनस 0 NP। ये जो यहाँ पर देखिए ई एस बाई ई पी जो था पहले, यहाँ देखिए तो इसको इस रूप में टी डी कैंसिल हो गया, डी एन एस बराबर लिख दिए, क्या अभी निकाले एन एस, और डी एन पी बराबर एन पी निकाले, तो इसको हम बैठा दिए। वेयर एन एस और बटा एन पी को ही ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो। ई समानुपाती आई, ई जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो करंट के क्या होता है, समानुपाती। उस कंडीशन में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेकेंडरी बटा प्राइमरी बराबर सेकेंडरी बटा प्राइमरी। तो इस कंडीशन में देखिए ये दोनों एलएचएस बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल का करंट बटा प्राइमरी कॉइल का करंट, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बटा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये क्या निकला, ये फार्मूला निकल गया। मतलब इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं आई, पहला तो जान गए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा ये भी जान लीजिए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितना अधिक कोई भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होगा तो करंट का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, करंट का भी मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ समानुपाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे बढ़ाएंगे मतलब करंट का मान बढ़ेगा, जैसे घटाएंगे करंट का मान घटेगा। अब यहाँ पर भी समानुपाती था, फाई समानुपाती एन। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स। प्रत्येक कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, प्रत्येक चीज आपस में क्या है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर को देखते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या यूज है उसके बारे में जानते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज निम्नलिखित है। पहला है, ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में करते हैं। ट्रांसफार्मर का जहां मान के चलिए कम वोल्टेज और अधिक वोल्टेज का आवश्यकता है, वोल्टेज को अप डाउन करने में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। दूसरा यूज है, इसका यूज उन डीसी उपकरणों पर भी किया जाता है जो एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे एम्पलीफायर, बैटरी चार्जर। देखिए एम्पलीफायर हुआ, बैटरी चार्जर हुआ, इन सब चीज़ों में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है यूज, ट्रांसफार्मर का यूज करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजने के लिए होता है। वो ये 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूज है ट्रांसफार्मर का फ्रेंड्स, इसको याद कीजिएगा। ये मेरा कंप्लीट ट्रांसफार्मर का वीडियो हुआ। अब देखिए 24 नंबर कहता है क्वेश्चन है, धारा के प्रभाव के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। एक देखिए कह रहा है, जब कोई विद्युत आवेश
क्यू विद्युत विभव V के अगेंस्ट में मूव करता है, आवेश जो है किसके, विभव के अगेंस्ट में मूव करता है, तो कार्य करने की जो उस समय मात्रा रहता है उसका देखिए फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है पर यूनिट पर जितना वर्क डन किया जाता है, पर यूनिट चार्ज पर जितना वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहाँ वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब देखिए विभव इनटू चार्ज। अब देखिए यहाँ पर W बराबर चार्ज को पहले लिख दिए, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये दोनों गुणा इसको इक्वेशन 1। और फ्रेंड्स हम जानते हैं करंट के फार्मूला से I बराबर Q/T, मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब पर 1 सेकेंड में जो चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है उसी को करंट कहते हैं। तो Q बराबर हो गया I इंटू टी। बाय ओम्स लॉ से भी हम जानते हैं फ्रेंड्स V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, अब ये कह रहा है 2 और 3 को का वैल्यू जो है 1 में पुट करेंगे, तो सिंपल कीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q के जगह पर I इंटू टी, V के जगह पर I इंटू R को रखेंगे। तो रखने के बाद हम देखते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, Q के जगह I T रख दिए और V के जगह पर I इंटू R रख दिए। तो W बराबर यहाँ से निकल गया I इंटू I स्क्वायर, R इंटू टी RT। इलेक्ट्रिक एनर्जी U बराबर हो गया W बराबर हो गया I स्क्वायर RT। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब विद्युत ऊर्जा किसी चालक पदार्थ में प्रसारित होता है तो यह उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। यही ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में U बराबर H बराबर I स्क्वायर इंटू RT हो जाएगा। यही आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन, मतलब ये एक व्यंजक है हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। जितना कंडक्टर में हीट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, हीट एनर्जी का क्या निकला, फार्मूला निकल गया। अब आगे कहा था कि विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा को समझाइए। तो विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाले उसी की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो विद्युत ऊर्जा बटा समय हो गया इसका फार्मूला, P बराबर U/T, U का मान निकाले अभी जस्ट, I स्क्वायर RT/T, T कैंसिल हो गया, P इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया। तो ये विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर का इक्वेशन आया। ये इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू आया। जब करंट और रेजिस्टेंस का मान पता रहेगा तो हम आराम से इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा किसको कहते हैं, वह ऊर्जा जो आवेश के द्वारा किया गया कार्य होता है। मतलब वैसा ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा जो आवेश के द्वारा जितना कार्य करते हैं उसी की क्षमता या उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्क डन बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज जो पहले बताए, W बराबर V इंटू क्यू, V बराबर I R, Q बराबर I इंटू टी, ये पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसी को हम वैल्यू को पुट कर दिए, W बराबर I स्क्वायर RT हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेफिनेशन निकल गया, डेफिनेशन फार्मूला जो बोलिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि आप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताए। इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें एक्सिस के एलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है, ये नॉर्थ पोल के एलोंग हो गया μ0/4π। देखिए नॉर्थ पोल में मैग्नेट क्या है, +m, तो m दे दिए यहाँ पर, और बाय क्या हो गया, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्यूशन किए तो इतना मान निकला, ये दोनों कट गया स्क्वायर रूट। ये किसके अगेंस्ट में हुआ, NP के। अब देखिए एक्सिस के एलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये नॉर्थ पोल के एलोंग लिया गया है, BN दिया, इसका मतलब नॉर्थ पोल। अब देखिए μ0/4π प्लस यहाँ पर है मैग्नेटिक मोमेंट, तो +m बाय यहाँ पर देखिए √d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको ये जो है नॉर्थ पोल के एलोंग जो है, एक्सिस के एलोंग में मैग्नेटिक फील्ड का मान इतना निकला। ठीक है, सिमिलर में साउथ पोल में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो है वो नेगेटिव लिया गया, नेगेटिव बैठा दिए, सेम वैल्यू आएगा। ये खाली साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
और ये साउथ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल दे दिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल दे दिए। यहाँ तक समझ रहे हैं। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन बोल रहा था तो हम डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग वाला फार्मूला लिख कर बना है, तो एक्सिस के अलोंग वाला आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिखिएगा यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, उसके लिए घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या किया, हम एक मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक बार मैग्नेट लिए, जिसमें कि एक पोल नॉर्थ दूसरा पोल साउथ। नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक मोमेंट प्लस है, साउथ पोल पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर एक मतलब कि इसका एक साउथ पोल के अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, एक नॉर्थ पोल में हो गया, इसका रिजल्टेंट बीच में हो गया। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है। तो उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक P जो है, P से O का डिस्टेंस D हो गया, तो ये डिस्टेंस 2L है टोटल, तो ये L, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस प्रमेय से डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं। ये एंगल को अल्फा मान लिया गया है। ये बताता है नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड, ये साउथ पोल का, तो इसका रिजल्टेंट बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब देखिए रिजल्टेंट में बी स्क्वायर बराबर, आपको अब वेक्टर जानना होगा, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जैसे पढ़े होंगे आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, उसी फार्मूला पर वो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए था। इसी प्रकार रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर बी एन स्क्वायर, मतलब नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस साउथ पोल का स्क्वायर प्लस 2bn, नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस अल्फा का। एक अल्फा कौन लिया गया है, यहाँ पर देखिए अल्फा कौन है, अल्फा लिया गया है। अब देखिए बी स्क्वायर बी एन, मतलब नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक उसका मान लिखेंगे, साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड उसका मान लिखेंगे, प्लस 2 नॉर्थ पोल का साउथ पोल का कर दिए कॉस अल्फा। अब अल्फा का मान कितना होगा, देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा। यही तो मतलब आपस में आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर ये 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये दोनों जब कीजिए 90 कितना हुआ 180 माइनस थीटा तो माइनस 2 थीटा, यही चीज़ यहाँ पर लिखे 180 माइनस 2 थीटा। ये सारा वैल्यू को हम लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वैल्यू सेम है, इसमें साइन का ओनली फर्क है। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ऑलरेडी ये साइन माइनस का 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 नहीं, कुछ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 2, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस दे दिए, 2 दे दिए, तो ये म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस 180 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस इतना इंटू इतना, इतना का स्क्वायर हो गया, कोस 180 माइनस 2 थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा में हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे देखते हैं 2, अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू 2 दोनों में है, इतना स्क्वायर दोनों में है, तो कमन ले लिए। ये जब कमन लिए तो इसके जगह पर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस कोस 2 थीटा का है कि ये तो वैल्यू कमन में आ गया है। अब आगे देखते हैं। अब आप देखिए बी इक्वल टू कमन में इतना निकाले, 1 क्या था इधर फ्रेंड्स, इधर था 1 प्लस कोस 2 थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो b बराबर निकल गया, ये बी स्क्वायर था इधर क्या था बी स्क्वायर। अब जब बी स्क्वायर को रूट में चेंज करेंगे तो अब देखिए इसको हम 2 इंटू 2 4 म्यू नोट इतना स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पर कोस स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, कोस स्क्वायर। अब देखिए b यहाँ 4 है तो 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 निकल जाए, यहाँ भी स्क्वायर है तो 1 निकल जाएगा। अब देखिए वायर इन ट्रायंगल OPN में देखिए OPN चलेंगे, यहाँ पर आएंगे तो हम देखते हैं इसमें क्या OPN में कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आप जानते हैं
आधार बटा कर्ण होता है। तो एल हो गया आधार, कर्ण हो गया रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम कोस थीटा बराबर क्या वहाँ से निकाल लेंगे, एल बटा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ पी एन। बी इक्वल टू, बी बराबर यहाँ टू को एम के साथ म्यू नोट बाई 4 पाई, 2 को इसके साथ 2m दे दिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा का वैल्यू यहाँ से ट्रायंगल ओ पी एन से निकाल लिए, एल बाई रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी बराबर हो गया म्यू नोट बाई 4 पाई, 2ml को एक साथ कर दिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पर 1/2 है। कहने का मतलब देखिए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1, और यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ है 1/2। आप तो जानते हैं अगर बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुटता है, ये दोनों क्या है गुना है, तो पावर को जोड़ दीजिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1/2, तो 1/2 इसका कीजिए वर्गमूल, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका हो जाएगा 3/2, वही 3/2 लिखे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं। तो b बराबर होगा म्यू नोट बाई 4 पाई। अब देखिए 2ml, अब देखिए इसको डायरेक्ट क्या हो गया कैपिटल M हो गया, ये क्या हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे जिस प्रकार डाइपोल मोमेंट होता था उसी प्रकार ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर का वैल्यू जो बहुत बहुत ग्रेटर होगा एल स्क्वायर से, उस कंडीशन में जो है तो एल स्क्वायर नेगलेक्ट माना जाएगा, तो b बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर है। अभी तो एल स्क्वायर 0 के बराबर हो गया, तो डी स्क्वायर देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर है बटा 3/2, ये 2 कैंसिल, तो डी क्यू हो गया। ये आपका एक्सप्रेशन निकला मैग्नेटिक फील्ड का जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा कोई बार मैग्नेट, किस पोजीशन पर रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी चुंबक का चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के लिए व्यंजक हो गया। आगे देखते हैं गॉस के परिमेय को लिखे और इसे प्रमाणित करें। स्टेटमेंट है आंसर, किसी बंद सतह के ऊपर, देखिए इसमें स्टेटमेंट कहता है किसी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का परिमेय को का जो स्टेटमेंट है कथन है उसमें कहता है कोई बंद सतह है उसके ऊपर जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो आवेश का कितना 1/ε0 गुना होगा। तो नेट फ्लक्स का मान जो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्लोज्ड ऐसे गोल दिए हैं मतलब बंद, इसका मतलब हुआ क्लोज्ड। ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, मतलब वेक्टर एरिया। विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के गुणनफल को हम क्या कहेंगे विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब देखिए ये जो है फाई नेट मतलब क्यू नेट कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश में 1/ε0 से गुना कीजिएगा तो यही आएगा। ये इसका क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया। अब आगे इसका प्रूफ देखते हैं किस ढंग से होता है। प्रूफ में कह रहा है कुछ नहीं है, एक क्लोज्ड सरफेस ले लिए, ठीक है, इसके सेंटर पर +q चार्ज ले लिए। इस कंडीशन में +q इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर डायरेक्शन होगा। अब यहाँ से प्रत्येक जगह जो इसका सरफेस होगा वहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया r होगा, क्या कि रेडियस एक स्फेरिकल सरफेस है तो चारों बगल सब जगह सेम होगा। अब इस पॉइंट पर मान लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आप तो जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका वेक्टर एरिया भी इसी जगह मान लिए छोटा जैसा बन रहा है, आप तो वेक्टर एरिया के बारे में भी जानते हैं, इसका जो है डायरेक्शन आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है। तो ये वेक्टर एरिया और सदिश क्षेत्र का डायरेक्शन क्या हो गया सेम हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फार्मूला पढ़े हैं 1/4πε0 q/r²। अब ये विद्युत फ्लक्स छोटे से वेक्टर एरिया, छोटा सा वेक्टर एरिया के लिए क्या फार्मूला होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना होगा, EdS cos थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ds वेक्टर एरिया छोटा सा क्षेत्र के लिए ds हो गया cos थीटा, तो d फाई e का मान रख दिए 1/4πε0 q/r², ds cos थीटा बराबर 0 क्यों लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख दिए हैं सदिश क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन समान है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया क्या क्या है सेम डायरेक्शन में, इसीलिए थीटा का मान क्या लिए 0 लिए। अब तो d फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q/r² ds गुना 1। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड किए 0 से
नेट फ्लक्स तक लिए, यहाँ भी 0 से S तक लिए। अब देखिए डी फाई हो गया, इसको सॉल्यूशन करने पर फाई से 0 से फाई लेना पड़ता है। लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहा जाता है। 1/4πε/q/r²। इसमें भी इसका ds का इंटीग्रेशन s होता है। यहाँ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट ले लिए। अभी एक बार क्या किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना फिर वैल्यू लिखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5/1/4πε/q/r²। यहाँ पर s, ये s क्या है फ्रेंड्स, ये s जो है एरिया ऑफ स्फीयर है। मतलब क्या, छोटा छोटा एरिया को जोड़ के एक कंप्लीट एरिया बना, जिसको स्फीयर के रूप में है। तो इसीलिए एरिया ऑफ स्फीयर को ऐसे डिनोट किए यहाँ पर। तो एरिया ऑफ स्फीयर 4π² के बराबर होता है। ये 4π कट गया, तो 5 नेट बराबर क्या हो गया, Q नेट बाय यहाँ पर बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पर S क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका वैल्यू इतना होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फ्रेंड्स इतना होता है 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट अभी आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का ये सॉल्यूशन था फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों के बीच इसी ढंग से लाते रहें और आप लोग मन लगा कर पढ़िए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नया सा वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। बस मनोरंजन के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।